हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू इट ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की बुक विस्टास का चैप्टर नंबर 4 द एनिमी। सो देखिए, जैसा कि चैप्टर के टाइटल से हमें पता चल रहा है द एनिमी, इस चैप्टर में हम लोग वास्तव में एनिमी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये सेट किया गया वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे, जब अमेरिका और जापान में वॉर चल रहा था और दोनों एक दूसरे के एनिमी थे। सो चैप्टर में क्या क्या होता है, टाइटल जस्टिफाई कैसे करता है अपने आप को, अभी जानते हैं हम लोग। बस आप लोग बने रहिए वीडियो के एकदम एंड तक। सो हमारे इस चैप्टर का मेन प्रोटैगनिस्ट यानी जो मेन कैरेक्टर है वो है डॉक्टर सदाओ होकी, जो कि एक जापानीज डॉक्टर है। इसके फादर हमेशा चाहते थे कि एक एक्सीलेंट फॉर्मल एजुकेशन ले और बाद में आगे जाके एक डॉक्टर बने, इसलिए ये अमेरिका जाता है अपनी हायर स्टडीज़ करने के लिए। वहाँ पे एक प्रोफेसर के घर पे ये एक लेडी से मिलता है, एक लड़की से मिलता है जिसका नाम हाना होता है। अब ये उसे पसंद तो करता था, लेकिन फिर भी ये कंफर्म करता है कि वो लड़की भी जापानीज़ है, क्योंकि ये अच्छी तरह से जानता था कि इसके फादर अगर वो लड़की जापानीज़ नहीं हुई तो कभी भी इनकी शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। हालांकि इसने डायरेक्टली उसको प्रपोज नहीं किया था, इसने वेट किया था ये सारी चीज़ें कंफर्म करने के लिए कि वो जापानीज़ है या नहीं है। उसके बाद जब ये लोग जापान से वापस आते हैं तो ये हाना को अपने फादर से मिलवाता है, और फादर जब इसके एग्री हो जाते हैं तो इनकी ट्रेडिशनल जापानीज़ वे में शादी कर दी जाती है। क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर का टाइम था और जितने भी दूसरे जापानीज लोग थे वो सारे के सारे बॉर्डर पे गए हुए थे वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन डॉक्टर सदाओ वहाँ पे बॉर्डर पे नहीं गया था, क्योंकि यहाँ का जो जनरल था, जापान का जो जनरल था, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकलिटी में था, यानी उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी और उसे सिर्फ डॉक्टर सदाओ पे ही भरोसा था कि वो ही उसकी लाइफ बचा सकता है। इसलिए जनरल ने अपने सेल्फिशनेस की वजह से डॉक्टर सदाओ को वहीं पे जापान में रोक लिया था। अब चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाई देता है कि डॉक्टर सदाओ और हाना दोनों अपने घर के बाहर वरांडा में खड़े हुए थे, और इनका जो घर था ये एक बीच पे था। तो शाम को दोनों बाहर खड़े हुए थे, अचानक ये देखते हैं कि सी की तरफ से यानी समुद्र की तरफ से कोई एक आकृति इनकी तरफ आ रही है, फिगर इनकी तरफ आ रहा है लड़खड़ाते हुए, और वो जमीन पे आके गिर जाता है। ये दोनों जाते हैं ये देखने के लिए। इन दोनों को पहले तो लगता है कि शायद ये कोई फिशरमैन होगा, मछुआरा होगा, जो कि घायल हो गया होगा रास्ता भटकने की वजह से और इधर आके गिर गया होगा। लेकिन जैसे ये दोनों उसको उठाने के लिए जाते हैं, डॉक्टर सदाओ, क्योंकि ये तो एक डॉक्टर था, तो उसकी जो एक्सपीरियंस्ड फिंगर्स होती है वो उसकी बॉडी पे वुंड्स को ढूंढ लेती है, यानी लगे जख्मों को ढूंढ लेती है, और उसे पता चल जाता है कि ये बुरी तरह से वुंडेड है, ये बुरी तरह से घायल है। जब वो उस मैन को पलटते हैं तो उसके कैप पे यूएस नेवी लिखा हुआ दिखाई देता है। मतलब ये देखने से पता चल जाता है कि वो एक यूएस सोल्जर है। हालांकि उसकी एज ज़्यादा नहीं होती, करीब 20 के आसपास का होता है, लेकिन उसके फेस को देख के ये लग रहा था कि उसे बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था। तो इसका सीधा सा एक ही मतलब था कि वो एक प्रिजनर ऑफ वॉर था, यानी एक युद्ध बंदी था जिसे युद्ध में पकड़ लिया गया था और किसी तरीके से वो पुलिस वालों से बच के भाग निकला था। अब ये दोनों सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता था कि अगर इसको अपने घर में लेकर गए तो इन लोगों के ऊपर देशद्रोह का आरोप लग सकता है। तो पहले तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि इसे वापस सी में फेंक देते हैं, लेकिन क्योंकि सदाओ एक डॉक्टर था तो वो इस चीज़ के लिए अग्री नहीं होता और उसे उठा के अपने घर के अंदर लेकर आ जाता है। हालांकि हाना इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि उसे पता था कि उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, उनके ऊपर केस वगैरह भी हो सकता है। इस अमेरिकन को डॉक्टर सदाओ के फादर के रूम में शिफ्ट किया जाता है, फादर का वो रूम जिसे उनकी डेथ के बाद में कभी भी यूज़ नहीं किया गया था, और सारे के सारे सर्वेंट्स को भी इस सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाता है, जिस पे सारे सर्वेंट्स एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, साथ ही साथ परेशान भी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था सिचुएशन कितनी ज़्यादा क्रिटिकल हो सकती है। अब डॉक्टर सदाओ वो समझ जाता है कि अगर इसे मुझे बचाना है तो इसको तुरंत ऑपरेशन की ज़रूरत है, मतलब इसका ऑपरेशन तुरंत करना पड़ेगा। और वो हाना को बोलता है कि मैं अभी अपनी ऑपरेशन किट लेकर आता हूँ, तब तक तुम इस मैन को साफ कर देना, यानी इसको धो देना, क्योंकि वो बुरी तरह से मिट्टी में हो चुका था। हाना क्योंकि उसने कभी भी एक वाइट मैन को हाथ नहीं लगाया था, इसलिए वो अपने सर्वेंट के पास जाती है, सर्वेंट जिसमें यूमी होती है जो कि बच्चों की केयर टेकर थी, और उससे बोलती है उस वुंडेड पर्सन को धोने के लिए।
यूमी हालांकि वो एक सर्वेंट थी, लेकिन फिर भी वो मना कर देती है कि मैं किसी भी वाइट मैन को, ना तो मैंने आज तक कभी हाथ लगाया और ना इस वाइट मैन को मैं हाथ लगाऊंगी। और दूसरी बात, ये हमारा दुश्मन भी है। हाना इस पे बहुत ज़्यादा दुखी होती है और गुस्सा भी उसे आता, लेकिन फिर भी वो यूमी को कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उसे डर लगता है कि अगर मैंने गुस्से में इसे कुछ बोल दिया तो कहीं बाहर जाकर ये सारी बातें किसी और को ना बता दे और हमारे लिए प्रॉब्लम इकट्ठी ना हो जाए। डॉक्टर सदाव अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर देता है और हाना को भी बोलता है उसकी हेल्प करने के लिए। हाना ने आज से पहले कभी कोई ऑपरेशन देखा नहीं था, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेस हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है इतने गहरे वुंड देखकर, इतने गहरे घाव देखकर। एक बहुत ही गहरा घाव था एक गोली का, उस गोली को जैसे तैसे निकाल लिया जाता है। ये जो प्रिजनर था, जो कि पहले शायद इसकी एज 20 के आसपास की होगी, लेकिन अब क्योंकि ये इसको टॉर्चर भी किया गया था, घायल भी हो चुका था, इसलिए दिखने में करीब 70 ईयर्स के आसपास का लग रहा था। सदाओ जब हाना को इतना परेशान दिखता है तो वो बोलता है मुझे इस आदमी को बचाने की कोई जल्दबाजी नहीं है, या मैं इसको बचाना नहीं चाहता। इनफैक्ट एक डॉक्टर होने के नाते मेरा प्रोफेशन मुझे ये बोलता है कि मेरी आंखों के सामने अगर कोई पेशेंट पड़ा हुआ है तो मैं उसे मरने भी नहीं दे सकता। एक बार ये ठीक हो जाएगा, उसके बाद में मैं इसे मिलिट्री को सौंप दूंगा, मैं इसे पुलिस वालों को सौंप दूंगा। डॉक्टर सदाओ उसका ऑपरेशन करता है और सक्सेसफुली उसको स्टिचेस वगैरह भी लगा देता है और ये डिक्लेयर कर देता है कि अब वो आउट ऑफ डेंजर है और थोड़े दिनों में वो ठीक भी हो जाएगा। लेकिन जितने भी सर्वेंट होते हैं वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और सब लोग बोलते हैं कि अगर आपने इसको घर से नहीं निकाला तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। गार्डनर होता है, वो बहुत ही ज़्यादा पुराने ख्यालों का था, इसलिए वो बोलता है कि समुद्र इसको मारना चाहता था, गोली भी इसको मारना चाहती थी। अब अगर तुमने इसे बचा लिया, डॉक्टर सदाओ को बोलता है, अब अगर तुमने इसे बचा लिया तो समुद्र और गोली दोनों मिलकर हमसे बदला लेंगी। और सबसे मेन बात कि तुम फंस सकते हो, अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के बारे में तो सोचो। लेकिन सदाओ किसी की भी नहीं सुनता और उसका इलाज करता रहता है। 7th डे जब ये इवेंट हुआ था, इसके 7वें दिन जितने भी सर्वेंट्स होते हैं वो एक साथ डिसाइड करते हैं कि वो रिज़ाइन कर देंगे, मतलब वो जॉब छोड़ के चले जाएंगे। हाना उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। लेकिन जाने से पहले सारे सर्वेंट्स ये बोलते हैं कि जब ये अमेरिकन यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि ये हमारा एनिमी है, तो उसके बाद हम लोग भी वापस आ जाएंगे। उस दिन हाना ने और सदाओ ने मिलकर घर के सारे छोटे मोटे काम भी किए। लेकिन उसी दिन थोड़े टाइम बाद में, यानी आफ्टरनून में, एक अजीब सा एपिसोड हुआ। अचानक हाना जब किचन में काम कर रही थी तो उसे एक पुलिसमैन आता हुआ दिखाई दिया और ये देखकर उसकी सांसें फूल गई। उसे लगा कि शायद सर्वेंट्स ने बाहर जाके सबको सच्चाई बता दी। वो भागती हुई जाती है सदाओ के पास में और बोलती है कि वो पुलिसमैन उधर आया हुआ है। पुलिसमैन आता है और बोलता है कि आपको जनरल ने बुलाया है। ये सुनते ही हाना और सदाओ के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, दोनों डर जाते हैं। पूछते जनरल ने क्यों बुलाया? बोलते क्योंकि जनरल की हालत थोड़ी ख़राब हो गई है। इतना सुनते ही हाना और सदाओ दोनों रिलीफ की सांस लेते हैं, राहत की सांस लेते हैं। अब सदाओ जनरल का जब इलाज कर रहा होता है तो वो जनरल को ये सारी बातें बता देता है कि किस तरीके से एक अमेरिकन हमारे घर पे आ गया था, मैंने उसका इलाज कर दिया, लेकिन अब मैं खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, हालांकि मैं उसे बचाना नहीं चाहता। जनरल बोलता है कि मेरी लाइफ पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर मैं भी नहीं बचूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे अलावा और किसी डॉक्टर पे भरोसा भी नहीं कर सकता। तो एक काम करते हैं, मेरे पास बहुत सारे प्रोफेशनल असेसिन्स हैं, यानी हत्यारे हैं, तो उनको मैं तुम्हारे घर पे भेज दूंगा। वो आज रात को उसको मार के, और अगर तुम चाहो तो उसकी बॉडी को भी ठिकाने लगा देंगे। डॉक्टर सदाओ बोलता है ठीक है, ये एकदम परफेक्ट काम है, और वो वहाँ से चला जाता है। अब उस रात वो हाना को बोलता है कि जल्दी सो जाने के लिए। थोड़े टाइम बाद में जिस रूम में अमेरिकन रुका हुआ था उसकी तरफ से कुछ आवाज़ आती है, गेट खटकने वगैरह की। हाना बोलती है कि मैं जाकर देखती हूँ, जिस पे सदाओ मना कर देता है हाना को और सो जाने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद असैसिन्स अपना काम कर रहे हैं, हत्यारे अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अगली मॉर्निंग जब वो उठ के जाता है तो अमेरिकन तो वहीं पे था। उसे लगता है कि शायद कल वो नहीं आए होंगे, जनरल ने नहीं भेजा होगा। अगले दिन वापस से बहुत तेज आंधी तूफान चल रही होती है और अमेरिकन के कमरे से अब तो और भी ज़्यादा तेज आवाज़ आने लग जाती है। हाना को एक बार लगता है कि अब तो मुझे जाके दिखना ही चाहिए। सदाओ उसे डांट के वापस सुला देता है। सदाओ को भी लगता है कि शायद एक बार जाके मैं देखूं, लेकिन फिर उसे लगता है कि नहीं, मुझे जाके नहीं देखना चाहिए, शायद असैसिन्स अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ये देखकर वो और भी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है कि अगले दिन अमेरिकन वापस वहीं पे जिंदा था, मतलब असैसिन्स आए नहीं थे पिछली रात को भी।
अब तीसरी मॉर्निंग की सुबह जब सदाओ वापस उस अमेरिकन को देखता है तो वो खुद एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले लेता है और वो अमेरिकन के पास जाता है और उससे बोलता है कि देखो अब तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो, अब मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि ये बात अभी तक सीक्रेट नहीं रही है कि हमारे यहाँ पे एक अमेरिकन छिपा हुआ है, मतलब तुम यहाँ पे आके छिपे हुए, तो कभी भी तुम्हें भी प्रॉब्लम हो सकती है और तुम्हारी वजह से हमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने तुम्हारे लिए आज रात निकलने का एक अरेंजमेंट कर दिया है। मैंने एक बोट का अरेंजमेंट कर दिया, साथ ही साथ उसमें कुछ कपड़े, एक फ्लैश लाइट और खाने पीने का सामान भी रख दिया। और यहाँ से थोड़ी दूर पे एक आइलैंड है, तुम सेफली वहाँ पे चले जाओ और वहाँ पे कोरियन फिशरमैन की बोट आती है, तुम उनकी हेल्प से इजीली एस्केप कर सकते हो, बच के भाग सकते हो। जब तक तुम वहाँ पे रहोगे हर इवनिंग मुझे एक लाइट से एक बार फ्लैश मार के शो कर देना, इंडिकेशन दे देना। और अगर तुम्हारे पास कभी खाने पीने का कोई सामान भी खत्म हो जाए तो 2 बार फ्लैश मार देना, ताकि मैं तुम्हें खाने पीने का सामान भिजवा दूंगा। अब वो फिशरमैन सॉरी अब वो अमेरिकन वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर सदाओ जनरल का ऑपरेशन करने के लिए जाता है 1 हफ्ते बाद में, और जब जनरल का ऑपरेशन कर देता है और उसे लगता है कि अब जनरल इस हालत में है कि मैं उस मैटर को डिस्कस कर सकता हूँ, तो वो जनरल को बोलता है कि वह अमेरिकन वहाँ से भाग गया। इस पे जनरल उससे अपोलोजाइज करता है, माफ़ी मांगता है कि वो अपने असैसिन्स को यानी हत्यारों को नहीं भेज पाया, क्योंकि वो खुद इतना ज़्यादा परेशान था और टेंस्ड था अपनी हेल्थ को लेकर कि वो सारी चीज़ें भूल गया। लेकिन सदाओ इस बात को समझ जाता है कि वैसे भी सब लोग अपने अपने बारे में ही हमेशा सोचते रहते हैं। और उस रात जब वो अपने घर पे वापस आता है तो उसे उस आइलैंड से कोई भी फ्लैश दिखाई नहीं देता। इस पे वो समझ जाता है कि जो अमेरिकन है वो सेफली अपने घर पे पहुंच चुका है, यानी उस आइलैंड से अब वो जा चुका है, एस्केप कर चुका है। और इसी के साथ ही स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है। आई होप आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बनवा रखा है, उसमें आप लोग अपने कमेंट, सजेशन या इश्यूज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द रिप्लाई करने की। हाँ, एक बात और, इस चैप्टर की पीडीएफ हमारे ईटीसी ऑनलाइन टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो गई है, कर दी गई है। आप वहाँ पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें चैप्टर की समरी है, साथ ही साथ हिंदी ट्रांसलेशन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर है और सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच है। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना तो हमें बिल्कुल भी मत भूलना, वहाँ आप लोग मुझे डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं इसी तरह के और किसी मज़ेदार वीडियो में नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।